मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता मुकुंद महाजन हूं। आज का विषय उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो वैवाहिक विवाद या तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। भारतीय कानून में एलिमनी और मेंटेनेंस में क्या अंतर है? हालांकि दोनों शब्द पति पत्नी के बीच वित्तीय सहायता से संबंधित हैं, लेकिन इनकी कानूनी परिभाषा, प्रक्रिया और प्रभाव अलग अलग होते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, नवीनतम प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ। अनुभाग 1 शर्त, एलिमनी बनाम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अर्थ है एक जीवन साथी द्वारा दूसरे को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता जो अलगाव के दौरान या तलाक के बाद दी जाती है। यह सामान्यतः मासिक रूप में दी जाती है और विवाह के दौरान भी दी जा सकती है। एलिमनी, इसके विपरीत, आमतौर पर तलाक डिक्री के बाद दी जाती है। यह स्थायी वित्तीय सहायता होती है जो एकमुश्त राशि या नियमित किश्तों में दी जा सकती है। सारांश: मेंटेनेंस नियमित सहायता विवाह के दौरान भी मांगी जा सकती है। एलिमनी अंतिम निपटान तलाक के बाद दी जाती है। अनुभाग 2 कानूनी प्रावधान एक नज़र में। भारत में एलिमनी और मेंटेनेंस को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून। सीआरपीसी की धारा 125, अब बीएनएसएस 2023 की धारा 144 पत्नी, बच्चों और माता पिता को मेंटेनेंस प्रदान करती है। यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, सभी धर्मों पर लागू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 24, मुकदमे की अवधि में अंतरिम मेंटेनेंस। धारा 25, तलाक के बाद स्थायी एलिमनी। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, धारा 18, यदि पति ने क्रूरता, परित्याग आदि किया हो तो पत्नी अलग रहकर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, धारा 20, महिलाओं को वित्तीय राहत, जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, प्राप्त करने का अधिकार। विशेष विवाह अधिनियम 1954, धारा 36 और 37, अस्थायी और स्थायी मेंटेनेंस का प्रावधान। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। अनुभाग 3 प्रमुख निर्णय जो अंतर स्पष्ट करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से एलिमनी और मेंटेनेंस की प्रकृति को समझते हैं। 1 आ रजनेश बनाम नेहा 2021, 2 SCC 324। पीठ: न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय। मुख्य बिंदु: मेंटेनेंस की गणना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। दोनों पक्षों को आय और संपत्ति का हल्फनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य। अंतरिम मेंटेनेंस, स्थायी एलिमनी और प्रवर्तन के बीच भेद स्पष्ट किया। आधुनिक मेंटेनेंस कानून की नींव। 2 के श्रीनिवास राव बनाम DA दीपा 2013, 5 SCC 226। निर्णय: यदि तलाक क्रूरता के आधार पर दिया गया हो तब भी पत्नी को स्थायी एलिमनी मिल सकती है। एलिमनी का मुआवजे के रूप में स्वरूप उजागर हुआ। 3 शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान 2015, 5 SCC 705। पीठ: न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति NV रमणा। निरीक्षण: उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मामूली मेंटेनेंस की आलोचना की गई। मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए जो सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करे। मेंटेनेंस केवल प्रतीकात्मक न होकर यथार्थवादी होनी चाहिए। 4 डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2001, 7 SCC 740। प्रसंग: मुस्लिम महिला अधिनियम 1986। निर्णय: मुस्लिम पति को इद्दत अवधि के बाद भी पत्नी के भविष्य के लिए उचित प्रावधान करना आवश्यक। मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। 5 विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार 2011, 13 SCC 112। निर्णय: यदि पत्नी कामकाजी है तब भी उसकी आवश्यकताओं, सामाजिक स्थिति और पति की आय को देखते हुए स्थायी एलिमनी दी जा सकती है। कमाई की योग्यता एलिमनी को पूरी तरह नहीं रोकती। अनुभाग 4 एलिमनी बटा मेंटेनेंस की गणना कैसे होती है? कोई निर्धारित सूत्र नहीं है, लेकिन अदालतें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करती हैं।
मासिक मेंटेनेंस के लिए दोनों पक्षों की आय, आश्रितों की संख्या, विवाह के दौरान जीवनशैली, आयु, स्वास्थ्य, देनदारियां। एकमुश्त एलिमनी के लिए पति की कुल संपत्ति और आय, विवाह की अवधि, पत्नी द्वारा किए गए त्याग, बच्चों की अभिरक्षा यदि हो। सामान्यतः पति की शुद्ध मासिक आय का 20% 35% मेंटेनेंस के रूप में दिया जाता है, लेकिन हर मामले में अलग हो सकता है। अनुभाग 5 कराधान टैक्सेबिलिटी। मासिक मेंटेनेंस प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य नहीं है। एकमुश्त एलिमनी, इसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है, कर योग्य नहीं। किश्तों में दी गई एलिमनी, इसकी कर स्थिति भुगतान की संरचना पर निर्भर करती है। अनुभाग 6 निष्कर्ष और व्यवहारिक सुझाव। एलिमनी तलाक के बाद की स्थायी सहायता। मेंटेनेंस मासिक सहायता विवाह के दौरान या बाद में, दोनों में से कोई भी पक्ष मांग कर सकता है। अदालत में पूरी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करें। दावा तैयार करने के लिए अनुभवी वकील से सलाह लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।